नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 14 को हल करेंगे और इस पेपर में मनोविज्ञान के टोटल 30 प्रश्न हैं। संपूर्ण सिलेबस से ये प्रश्न लिए गए हैं। ये जो पेपर है साथियों, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, साथ ही रीट मेंस एग्जाम के लिए, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती है, सी टेट की जो भर्ती आती है उसके लिए, और अन्य राज्यों में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को समझते हुए हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, किस स्तर में बालक में किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है? कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्रत्येक अवस्था की भी दो दो उप अवस्थाएं थी साथियों, और यहाँ पर बात की जा रही है नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी आयु लगभग 3 से लेकर के 8 या 9 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में बालक में नैतिकता नहीं पाई जाती है। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों, और यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट प्री एग्जाम या रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी विद पीएल लोधा एप्लीकेशन पर इसका कोर्स चलाया जा रहा है, जहां पर वर्तमान में अभी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं सिलेबस के अनुसार। उसके बाद में आपके संपूर्ण सिलेबस से टेस्ट होंगे और फिर मैराथन टेस्ट भी उसमें आयोजित किए जाएंगे। साथ ही हस्तलिखित नोट्स भी उसमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी रेगुलर क्लासेज आपको दी जा रही है। तो देखो साथियों, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, घृणा संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? संग्रह प्रवृत्ति, सामूहिकता की प्रवृत्ति, निवृत्ति की प्रवृत्ति या भय की प्रवृत्ति? तो देखो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर घृणा संवेग उत्पन्न होता है, भाई प्रत्येक संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों की संख्या भी 14 है और मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है। तो साथियों, घृणा संवेग अगर किसी के अंदर उत्पन्न होता है तो वो उस चीज से दूर होना चाहता है, तो निवृत्ति की प्रवृत्ति बिल्कुल आपके यहाँ सटीक आंसर बैठता है। दूसरे प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है, यही आपका आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना और अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो प्रश्न को समझोगे तो बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हो। देखो, शिक्षा के प्रति पूछा गया है मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। तो साथियों, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का क्या है कि इसके द्वारा अध्यापक उचित शिक्षण विधियों को अपना सकता है और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। ये शिक्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान का। चौथा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न है, असंबद्ध को छांटिए। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन और जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी फ्रायड। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत अभी मैंने पहले प्रश्न में भी बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है? इरिक एरिक्सन, जिसमें इन्होंने कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 8। लेकिन जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी का संबंध सिगमंड फ्रायड से नहीं है। सिगमंड फ्रायड का जो संबंध है वो तो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है उससे है। तो प्रश्न संख्या 4 में भी चौथा ही विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 5 पूछ रहा है, बालक सर्व व्याकरण के साथ जन्म लेता है, उपयुक्त विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? भाषा विकास का, सामाजिक विकास से, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से और सभी।
तो देखो यहाँ पर लाइन क्या है, पहली, बालक सर्व व्याकरण के साथ जन्म लेता है। सर्व व्याकरण, व्याकरण का संबंध किससे है, भाषा से है। तो ये जो कथन है ये भाषा विकास से संबंधित है। अतः पहला विकल्प आपके 5वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में है आपके, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। सबसे अधिक सही ढंग से मतलब यहाँ सबसे बेस्ट आंसर देखना है आपको। तो पहला है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। दूसरा, तीसरा है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। और चौथा है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे सटीक अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो साथियों इसका सबसे सटीक अर्थ है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न है, सामाजिक अंतः क्रिया का सिद्धांत, इसमें विशेष महत्व है। सह संबंध का, वर्गीकरण का, ज्ञानेंद्रियों का या फिर खेल का। तो भाई सामाजिक अंतः क्रिया, जब बच्चा छोटा होता है, देखो शिशुअवस्था के बाद में बालक आता है, कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से ही बालक में जो सामाजिक गुण है वो उन सामाजिक गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है। और बालक जो है साथियों खेल खेलना पसंद करता है, टोली में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो सामाजिक अंतः क्रिया का सिद्धांत है इसमें विशेष किसका महत्व है, खेल का। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था के अंतर्गत बालक में लैंगिकता सुषुप्त हो जाती है। ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फेलिक अवस्था या लेटेंसी अवस्था। तो ये जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें जो फेलिक अवस्था है, जिसको सुषुप्त अवस्था भी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें साथियों बिल्कुल लैंगिकता कैसी हो जाती है, सुषुप्त, मतलब एकदम रुक सी जाती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। जेबी वाटसन, वाल्टस, क्रोइडक्रो या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। चौथा विकल्प 9वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, मूल प्रवृत्तियों की है ना। पहला विकल्प, मूल प्रवृत्तियां सदैव बनी रहती है। दूसरा है, मूल प्रवृत्तियां बिना सीखी हुई क्रिया है। तीसरा है, मूल प्रवृत्तियों से सामाजिक गुणों का विकास होता है। और चौथा है, मूल प्रवृत्तियों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है। तो देखो अगर हम बात करें जो मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है, सदैव ये बनी रहती है साथियों, इनको सीखने की जरूरत नहीं होती है और इनसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, किंतु इनको विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है, ये कथन गलत है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। 10वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग जन्म लेता है, इच्छा, अचरज, कृति भाव या फिर आमोद। तो देखो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की बात की जा रही है भाई, मूल जिज्ञासा तो क्या है, मूल प्रवृत्ति, और इसका संबंध जिस संवेग से है वो कौन सा है, अचरज, अचरज कह दो या फिर आश्चर्य कह दो, ठीक है। ये क्या है, संवेग है, और जिज्ञासा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। विकल्प आपके जो दूसरा है प्रश्न संख्या 11 का आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आरटीई समस्त भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू हुई थी, 1 मार्च 2009, 30 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2010 और 24 मार्च 2009। तो आरटीई 2009 की बात की जा रही है। जो आरटीई 2009 है ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर के 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई थी, किंतु साथियों जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा को समाप्त किया गया तो वहां पर भी वर्तमान में आरटीई को लागू किया जा चुका है। आपके प्रश्न संख्या 12 का तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 में है, कोई बालक
कड़की को ककड़ी पड़ता है, बालक में कौन सा विकार है? डिस्प्रेसिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो देखो बालक के द्वारा कड़की को क्या पढ़ा जा रहा है? ककड़ी पढ़ा जा रहा है, या मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको। और पठन संबंधी जो नियोग्यता होती है, पठन संबंधी, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। जबकि लेखन से संबंधित जो नियोग्यता होती है वो डिसग्राफिया। और गणना से संबंधित अगर कोई नियोग्यता बालक में है तो उसको डिसकैलकुलिया कहेंगे। तो यहाँ पठन से संबंधित है, इस वजह से डिसलेक्सिया दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 14 है आपके, भारत में क्या विश्व में प्रथम बाल गृह का निर्माण 1887 में कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रिया। तो इनमें से जिस देश में प्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण कब किया गया? 1887 में। और कहाँ किया गया था साथियों? न्यूयॉर्क में किया गया था। पहला विकल्प 14वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो देखो वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उसमें निरंतरता का सिद्धांत भी है, समन्वय का भी और वैयक्तिकता का भी है। लेकिन वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है। तो 15वें प्रश्न में दूसरा आपका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16वां प्रश्न बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न है। फ्रायड के सिद्धांत में चेतना किसके विकास पर निर्भर करती है? पराहम, अहम, इड और लिबिडो। तो देखो फ्रायड के सिद्धांत में चेतना की बात की जा रही है, चेतना, चेतन मन के अंतर्गत बात की जा रही है। और चेतना का जो संबंध है वो इड या परम अहम से नहीं बल्कि अहम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं साथियों। ठीक है, विकल्प आपके दो सही रहेगा। चेतना का जो विकास है ये अहम पर निर्भर करता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार? जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार। तो दूसरा विकल्प 16वें प्रश्न का आंसर होगा आपके। प्रश्न संख्या 17 है, खाती द्वारा बनाए गए किवाड़ टेढ़े होने पर लकड़ी गीली है कहना समायोजन की कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या पलायन। तो पलायन का तो अर्थ अलग हो जाता है। दमन दबा लेना है, प्रतिगमन पूर्व की अवस्था में लौट जाना है, लेकिन प्रक्षेपण का अर्थ होता है दूसरों पर आरोप लगाना। खुद की कोई गलती है तो उसको स्वीकार न करना। अब यहाँ खाती द्वारा क्या किया जा रहा है कि किवाड़ टेढ़े तो खुद की गलती से, और लोग कह रहे हैं कि लकड़ी गीली थी, मेरी कोई गलती नहीं है, मतलब अपनी गलती न मानकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, प्रक्षेपण। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, उपयोग व अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के किस नियम में सम्मिलित है? तत्परता के नियम में, प्रभाव के नियम में, अभ्यास के नियम में या बहुप्रतिक्रिया के नियम में। तो सीखने के नियम जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, 3 तो मुख्य नियम दिए गए थे और 5 गौण नियम दिए गए थे। मुख्य नियम कौन कौन से थे? तत्परता या तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, और अभ्यास का नियम या श्रम का नियम। तो साथियों इसमें उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रश्न संख्या 18 का आंसर देखेंगे तो 18वें प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। जो प्रभाव या परिणाम का नियम है बिल्कुल इसी के अंतर्गत उपनियम आते हैं, उपयोग व अनुपयोग का नियम। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर ने या J.B. वाटसन ने। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। हर बार इस सिद्धांत में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। पहला विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 3 अवस्थाएं। तो अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि
कि भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पूछा गया। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और अपने इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक तो आपके संवेदी पेशी अवस्था है, एक आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, एक आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और एक आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है। तो 4 अवस्थाएं कौन से विकल्प में दे रखी है? दूसरे विकल्प में। दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है साथियों। 21 को देखेंगे। 21वां प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है 0 से 3 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो देखो पिछले 2 क्वेश्चन जीन पियाजे के सिद्धांत से है और ये क्वेश्चन भी जीन पियाजे के सिद्धांत से ही है। पिछले प्रश्न में हमने 4 अवस्थाओं के नाम देखे थे। जो संवेदी पेशी अवस्था है उसकी अवधि लगभग 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है ये है लगभग 7 से 11-12 वर्ष। और इसके बाद में जो औपचारिक संक्रियात्मक अवधि की अवस्था है वो 12 से लगभग 18 वर्ष। ठीक है, 11-12 से 18 या कई जगह 15 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मूर्त की पूछे है तो 7 से 11 आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। तीसरा विकल्प 21वें प्रश्न का आंसर है साथियों। अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 22, बुद्धि को भिन्न भिन्न शक्तियों का समूह किसने कहा? टॉमसन, रोजनफ्रेज, वेशलर या पीटरसन। तो इनमें से बुद्धि के बारे में क्या कहा गया कि बुद्धि जो है भिन्न भिन्न शक्तियों का समूह है। ये जो कहा गया है, ये कथन जिसके द्वारा कहा गया है उनका नाम है रोजनफ्रेज। आपके दूसरा विकल्प 22वें प्रश्न का आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर और टोलमैन। तो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत की बात की जा रही है। जो साथियों व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो व्यवहारिक सिद्धांत दिए। ठीक है, और सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल ये सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, जो कि एक व्यवहारिक सिद्धांत है। 23वें प्रश्न का आपके पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 में पूछा जा रहा है आपसे, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। ठीक है, 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। शिक्षणीय वर्ग का मतलब हुआ कि शिक्षण के लायक जो बच्चे जिनकी IQ कितनी होनी चाहिए लगभग। तो 50 से नीचे तो नहीं, 30 से 50 ये भी गलत, 70 से 90 या 50 से 70। वैसे तो शिक्षणीय वर्ग सामान्यतः 90 से 100 के आसपास माना जाता है, लेकिन यहाँ 70 से 90 ही हाईएस्ट दे रखा है। तो इस हिसाब से फिर हमारा आंसर भी 70 से 90 ही रहेगा। तो अतः पहला विकल्प आपके 24वें प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। तो साथियों सूक्ष्म चलन कौशल यहाँ चढ़ना, कूदना, दौड़ना ये तो बृहद कौशलों में आ जाते हैं, लेकिन लिखना जो है, लिखना है, मुस्कुराना है, ये चीजें जो है साथियों ये आपके सूक्ष्म चलन कौशल के उदाहरण हैं। तो 25वें प्रश्न का चौथा ही आपका विकल्प जो है सही आंसर है। 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है स्कीमा का मतलब है। स्कीमा का अर्थ पूछा गया है। पहला विकल्प खंडन क्रियाविधि, दूसरा है अधिगम क्रियाविधि, तीसरा है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, और चौथा है शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो जो स्कीमा जो शब्द है, स्कीमा शब्द का जो सटीक अर्थ इनमें दे रखा है वो है तीसरा विकल्प, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना ही क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। तीसरा विकल्प 26वें प्रश्न का आंसर है साथियों 27, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी। तो जो स्वलीनता जो बच्चे स्वलीनता से ग्रसित होते हैं
उनका सामाजिक व्यवहार भी कमजोर होता है, संप्रेषण भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और रूढ़िबद्ध व्यवहार करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये स्वलीनता युक्त बच्चे के हैं। अतः ऊपर लिखित सभी जो चौथा विकल्प है 27 का सही आंसर है, 28 की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता? तो देखो, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया की बात की जा रही है। मात्रात्मक मतलब जिसका आप नाप तोल सके कि जैसे वजन कितना है, लंबाई कितनी है। तो ये चीजें वृद्धि के अंतर्गत आएगी, न कि विकास के। विकास के अंतर्गत तो गुणात्मक चीजें आती है। तो यहाँ पर वृद्धि वाला जो विकल्प है दूसरा 28 का सही आंसर है। 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न, यदि पूनम की कालानुक्रमिक व वास्तविक उम्र 14 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है? उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान? तो देखो, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब कालानुक्रमिक और वास्तविक, साथियों दोनों ही मानसिक और वास्तविक दोनों ही जो उम्र है वो उसकी 14 वर्ष है। तो फिर उसकी जो आईक्यू है वो कितनी रहेगी? उसकी 100 रहेगी। ठीक है, 100 रहेगी। और 100 आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वो किस में आते हैं? औसत में आते हैं। तो तीसरा विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण के अंतर्गत आती है? कथा बोध परीक्षण, अंतःकरण विधि, मूल्यांकन विधि या साक्षात्कार विधि? तो इनमें से जो परीक्षण या विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है वो कौन से विकल्प में रखी है? 30वें प्रश्न का जो आंसर है कौन सा रहेगा? आपके जो पहला विकल्प है कथा बोध परीक्षण जो है ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। अतः पहला ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है साथियों मनोविज्ञान का पेपर 14। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।